मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों को पता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो आज की डायरी पढ़कर थोड़ा सा चौंकेंगे और अपने पाठकों के पास पहुंचने के तरीके से उनको थोड़ा अजीब भी लगेगा। आज मैं अपनी पॉजिटिविटी या अपनी लड़ने की क्षमता का महिमा मंडन नहीं करने जा रही हूँ, बल्कि आज मैं अपने पिछले 24 घंटों के अनुभवों के बारे में लिखने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 29 मई को मैं और मेरे पति कोविड पॉजिटिव पाए गए। हम लोग उस दिन से सेल्फ क्वारंटीन में हैं और ये 13 जून तक चलेगा। मैंने बताया है कि कैसे वायरस ने हम दोनों पर असर डाला, किस तरह के इलाज की ज़रूरत है, किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए और किस तरह का खाना खाना चाहिए। तो हर एक सलाह और प्रोटोकॉल के बाद भी कल मेरे पति की हालत बिगड़ने लगी। हम वरिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारी जो पढ़े लिखे हैं और अपने आप को विशेषाधिकार वाले वर्ग से मानते हैं, हमको एक ऐसे डरावने अनुभव से गुजरना पड़ा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मुझे अपनी हैसियत और संपर्कों को लेकर गुमान था, लेकिन कल पता चला कि अगर आप सबसे बड़े अफसर को निजी तौर पर नहीं जानते हैं तो आपके संपर्कों का कोई फायदा नहीं। यू आर डूम्ड। मैं अपने पति को सांस लेने में कुछ समस्या और दूसरी वजहों से पूसा रोड पर बीएलके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लेकर गई, जो मेरे घर के काफ़ी करीब है। मैंने 102 से एम्बुलेंस को बुलाया। मैं कहना चाहूँगी कि सरकार की ये एम्बुलेंस सेवा शानदार है। कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी मुझे उनके साथ अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि हम दोनों अकेले थे। मैंने अस्पताल के डॉक्टरों को अपनी हालत बताई, लेकिन वो कोई मदद कर सकने में समर्थ नहीं थे। वहाँ कोई बेड उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने कोई टेस्ट करने से भी मना कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक वक्त था। मैं उनसे गुजारिश करती रही कि वो टेस्ट करें और टेस्ट के बाद मैं अपने पति को वापस घर ले जाऊंगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने वहीं धरना देने का फैसला किया क्योंकि और कोई चारा नहीं बच रहा था। घर लौटने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी और मैं खुद उनकी देखभाल करने की हालत में नहीं थी। बहरहाल राजनीतिक और सरकारी दबाव डलवाने के बाद उन लोगों ने टेस्ट किए जिनसे पता चला कि उनको अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत है, लेकिन बेड कहाँ थे? हाँ, बीएलके के अस्पताल में बेड नहीं थे, ना ही आसपास के गंगाराम या मेट्रो नारायणा जैसे किसी अस्पताल में। संयोग से मेरे तमाम मित्र हैं जो फ़ोन पर संपर्क में थे, वो लोग उनके लिए एक बेड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिल सकी। आखिरकार रात 2:45 बजे मैंने उनको एलएनजेपी अस्पताल ले जाने का फैसला किया, जहां बेड उपलब्ध थे। रात 3 बजे उनको अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। इस पूरे वाक़ये से मुझे ये एहसास हुआ है कि हम लोग कितने असुरक्षित हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है, आपके कहाँ कहाँ पर संपर्क हैं, आप किस ओहदे पर हैं या आपकी क्या हैसियत है। जब आप बीमार हों और आपको मेडिकल सहायता ना मिले तो बाकी सब किस काम का। हम मिडिल क्लास के लोग जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, बहुत ही असहाय हैं। उनके बारे में सोचिए जिनके पास कुछ नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, पैसा नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, पीछे से किसी तरह की कोई मदद नहीं है। ऐसे हालात में वो कैसे रह रहे होंगे। मुझे गुस्सा आया, मैंने अपने आप को असहाय महसूस किया, मुझे निराशा हुई, मुझे दर्द महसूस हुआ, मुझे तरस भी आया, सहानुभूति भी हुई और मुझे उन लोगों के लिए डर भी लगा जिनके पास कुछ नहीं था। अब अपने घर में मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरे पति अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे पता है कि वो जीतेंगे और जल्द ही घर लौटेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो इस वायरस का शिकार हो रहे हैं? उनके बचने के कितने मौके हैं? इस बात की कि कितनी गारंटी है कि वो इस महामारी से सकुशल बाहर आएंगे? अगर मेडिकल सुधारों की इतनी कमी है तो क्या लॉकडाउन को हटाने की क्या कोई तुक बनती है? मुझे पता है ये विवाद का मुद्दा है, लेकिन क्या इंसान की जान अर्थव्यवस्था से ज़्यादा अहम नहीं है? मैं इसे यहीं छोड़ती हूँ क्योंकि इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में कई तर्क हो सकते हैं।
लेकिन उसके लिए मेरे पास न ऊर्जा है न किसी तरफ झुकाव। लेकिन सब कुछ सोचना चाहिए। सादर रीतामल, अवर सचिव, भारत सरकार, राजस्व मंत्रालय, वित्त मंत्रालय।